हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स मस्ती प्रो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास 5th है जिसमें हम गणितीय सूत्र पढ़ रहे हैं यानी कि मैथमेटिक्स फॉर्मूले। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 11th-12th में पढ़ रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। कंपटीशन में एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, पैट और जो भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के जिनमें आता है मैथ, ठीक है, जो सिलेबस में टॉपिक है उसमें से अगर इसमें कुछ आता है तो सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना और अच्छे से समझना, सोचना, विचारना और क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करना। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल 10 तक विभाज्यता के नियम पढ़ लिए थे कि 10 तक विभाज्यता के क्या नियम है, 2 के क्या नियम है, 3 से विभाजित होने के क्या नियम है, 4 से विभाजित होने के क्या नियम है, वो हमने पढ़ लिए थे। अब हमारे है 11 से विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या नियम कानून है, क्या रूल है, देखते हैं। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे और फिर एक में से दूसरे को घटा देंगे। जो भी बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी को घटा देंगे और जो भी हमारे पास आएगा या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अगर 0 और 11 आता है तो इसका मतलब संख्या 11 से विभाज्य है। अगर 0 और 11 नहीं आता है, कुछ और आता है, 11 का मतलब 22 आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, 0 आए या 11 का गुणज आए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। देखो, जैसे हम देखते हैं ये है 1573। क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है? देखते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग, ये विषम स्थानों के अंकों का योग 8 हो गया और ये सम स्थानों के अंकों का। स्थान मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहली संख्या विषम होती है, दूसरी संख्या सम होती है, तीसरी संख्या विषम होती है, चौथी संख्या सम होती है। तो इसलिए हम विषम संख्याओं के अंकों का योग, स्थानों के अंकों का योग और सम संख्या के स्थानों का अंक को योग लेंगे। ठीक है, और फिर हम उसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे में से, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 11 से ये संख्या विभाज्य है। आप डिवाइड करके देख लेना है इसे। ओके, वैसे ही हम 9174 लेते हैं। ये एक संख्या हमारे पास, इसमें विषम स्थानों के अंकों का योग निकालो और सम स्थानों के अंकों का योग निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 आ जाएगा। तो ये भी है। 22 आ जाता तो वो भी होता क्योंकि वो 11 का गुणज था। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? अगर कोई संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या फिर 11 का गुणज होता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट है, अब ये नेक्स्ट रूल है। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग a है, कोई 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या का मतलब ले लो 10 है कोई संख्या, तथा यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए। अब ये मेरे पास 2 अंकों की संख्या थी, अब मैं इसे पलट रही हूँ यानी कि मैं इसे 0 और 1 लिख रही हूँ, तो संख्या b से बढ़ जाती है। अब ये संख्या कितने से बढ़ गई? ठीक है, यानी कि यहाँ तो हमारे पास 10 था, कोई और संख्या हो सकती है तो वो संख्या बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अभीष्ट संख्या। यानी कि अगर हमें अभीष्ट संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला है, 11a + b/2। ए क्या था हमारे पास, जो ए संख्या थी, 2 अंकों की जो संख्या थी वो, प्लस बी क्या है, बी से बढ़ जाता है, जो हमारे पास बढ़ी हुई संख्या है वो हो जाएगी, अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग a है। ये यहाँ पर अंकों का योग लेंगे हम। जो संख्या बढ़ गई है, जो हमने पलटे थे अंक और उसके बाद जो संख्या बढ़ी थी वो हम यहाँ लेंगे और 2 अपॉन में करेंगे और उसके बाद हमारे पास संख्या आ जाएगी कि वो संख्या है कौन सी आखिर। ठीक है, समझ आ गया? 2 संख्या के अंकों का योग। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? देखो यहाँ पर 0 और 1 है। ठीक है, तथा यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, हमने संख्या के अंकों को पलट दिया तो संख्या 1 से बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये क्या था, ये तो 1 ही रहा क्योंकि 10 था। वहीं पर हम 19 ले लें और 19 को हम 9 और 1 लिख दें। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब कितना हुआ, अब ये कितने से बढ़ गई, b से बढ़ गई। अब देखना जरा कितना, 91 से 19 को घटा दो, अब कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर 8 में से 1 गया,
7 यानी कि 72 से बढ़ गई। तो 72 को यहाँ लिख दो और इन दोनों का योग क्या था, इन दोनों के अंकों का योग 10 था। 10 को यहाँ लिख दो, 72 को यहाँ लिख दो, डिवाइडेड बाई 2 और a का 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे इससे सॉल्व करेंगे। ओके, ये 11 a से मल्टीप्लाई में, पूरे से मल्टीप्लाई में नहीं है, ओनली 11 a से मल्टीप्लाई में, ठीक है, जो अंकों का योग होगा। वैसे ही b से घट जाती है, अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग a है तथा यह संख्या को अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या b से यहाँ बढ़ रही थी, यहाँ पर b से घट जाएगी। बाकी सेम है, यहाँ पर डॉट 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 है, यहाँ पर बाकी b से घट जाएगी तो उसके लिए 11a माइनस बी अपॉन 2 फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, वही सम रख दो, जो बड़ी है वो रख दो, अपॉन में 2 रख दो, तो अभी संख्या आ जाएगी कि हमारे पास वो संख्या क्या थी। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है, यदि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने से, अब यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों की स्थिति को भी हम अदल बदल कर रहे हैं, उससे बनने वाली संख्याओं के बीच अंतर x है। अब यदि हमें अंतर निकालना हो, 2 संख्याओं के दो अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों को हमने अलट पलट कर दिया और फिर उसके बाद हम उसके बीच अंतर निकालना है कि पहली और आखिरी संख्या के बीच अंतर क्या है। तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर कितना होगा, x अपॉन में 9। x क्या है, अंतर। अंतर हम देख लेंगे कि हमने पहले जैसे भी मैंने बताया 19 है और 91 है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना था, यहाँ पर ये x क्या है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर है। 72 आ जाएगा, 72 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो वो संख्या हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों की स्थिति बदल देने से बनने वाली संख्या के बीच 18 का अंतर है, ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। यदि 18 का अंतर है तो अंतर को बीच में ऊपर रख देना है, 9 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंकों के बीच अंतर आ जाएगा कि वो जो दो अंकों की संख्या है उसके अंकों के बीच क्या अंतर है। अगर अंकों के बीच अंतर निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यदि 2 अंकों की संख्या और उसके उल्टी संख्या का योग x है तो उस संख्या के अंकों का अभीष्ट योग क्या होगा। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसकी उल्टी संख्या का योग x है, यानी कि हमने 2 अंकों की संख्या लिखी और उसके उल्टा करके उसके अंकों का योग निकाला तो वो x आया। तो उस संख्या के अंकों का अभीष्ट योग क्या होगा। उस संख्या के अगर हम उस संख्या के अंकों का योग निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, x क्या है हमारे पास, संख्या को उलटने के बाद उसका योग है और 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, यदि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग, वही है उलटना पलटना और उसका 88 है। अगर हमें क्या करना है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग निकालना है तो 88 अपॉन में 11 कर देना है। देखो अगर योग निकालना होगा तो संख्या के अंकों का योग हमें दे रखा होगा, 11 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर अगर हमें योग निकालना होगा तो 11 से डिवाइड कर दो। वहीं पर हमें संख्या के अंकों के बीच अंतर निकालना होगा तो हमें क्या करना है, अंतर रखना है, उसे 9 से डिवाइड कर देना है तो अंकों के बीच अंतर आ जाएगा। ये तो संख्याओं के बीच अंतर है कि पहले हमारे पास कोई 2 अंकों की संख्या थी, हमने उसे उलट दिया तो उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर 18 आ गया। लेकिन जो पहली संख्या थी उस अंकों के बीच क्या अंतर था, अंकों के बीच जैसे मैंने 19 बताया था तो इनके बीच जो अंतर था ना वो 8 था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर है कि जैसे कोई भी संख्या है उसके अंकों के बीच क्या अंतर है, तो 2 अंतर है। यहाँ पर जब भी 2 अंकों के बीच अंतर निकालना हो तो आप x अपॉन में 9 करना, और जब भी 2 अंकों का योग निकालना हो, उस संख्या के अंकों का योग निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x अपॉन में 11 करेंगे। बस ये 2 फॉर्मूला है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पर भाज्यता के नियम आ गए। जैसे हमें भाजक निकालना होता है, कभी भागफल निकालना होता है, कभी शेषफल निकालना होता है, कभी भाज्य निकालना होता है। तो भाज्य का क्या नियम है, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो समझते हैं, जैसे हम भाग देते हैं ना तो इस तरह से देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ आता है, ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा भाज्य। ठीक है, यानी कि भाग देने योग्य, ये भाज्य हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, भागफल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, शेषफल। ठीक है, ये हमारे पास शेषफल हो गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब जब भी हमें भाज्य निकालना हो कि भाई भाज्य कितना है, ये दोनों दे रखे हो, ये दे रखा हो, ये नहीं दे रखा हो, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पट करके, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक प्लस भाग इंटू भागफल प्लस शेषफल। वैसे ही भाजक निकालना हो तो भाज्य माइनस शेषफल अपॉन में भागफल। देखो अगर आप इसे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लोगे कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है मेरे पास। अगर मुझे कुछ भी निकालना है ना तो मैं इसमें पुट करके
क्वेश्चन को आंसर को अपना निकाल सकता हूँ। जैसे उसने भाजक निकाला तो भाजक को यहीं रखा, शेषफल को माइनस में ले गया तो भाज्य माइनस शेषफल आ गया और डिवाइड कर दिया भागफल से, तो ये मेरे पास इधर रह गया था, वो इधर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, मतलब कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने लिख दिया इसलिए कि आपको आप मतलब कौन सी क्लास में है, कौन सी तैयारी कर रहे हैं, तो उस वजह से आपको सहूलियत हो। वैसे हमें भागफल निकालना हो, देखो यहीं से निकालते हैं भागफल। अब क्या करेंगे, इसे माइनस में ले जाएंगे, अब भाजक को नीचे ले जाएंगे, वही सेम। ठीक है, शेषफल निकालना हो तो क्या करेंगे, शेषफल को हम क्या करेंगे, इसको इसके माइनस में ले जाएंगे। जैसे ये है प्लस है और इसको क्या करेंगे शेषफल में, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, भाजक इंटू भागफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास भाज्य अपॉन में भाजक इंटू भागफल। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर हो जाएगा क्लोजर लॉ आता है, संवरक नियम आता है, क्लोजर लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे a प्लस बी, अभी सिर्फ आपको समझना है, इसका कुछ ऐसा यूज नहीं है। जैसे a प्लस बी होगा तो ये योग के लिए, यानी कि धनपूर्ण संख्या है योग के लिए, a इंटू बी धनपूर्ण संख्या है गुणन के लिए। जैसे अब ये है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रय विनिमय नियम। a प्लस बी इजुकल टू हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, यानी कि उलट के भी लिख सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये योग के लिए है, a इंटू बी इजुकल टू बी इंटू ए इजुकल टू, ये गुणन के लिए, गुणा हो रहा है ना, गुणन के लिए, प्लस हो रहा है प्लस के लिए, यानी कि आप समझ पाओ। ये सिर्फ इसलिए है कि आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये समझ पाओ इसके लिए। ठीक है, फिर है एसोसिएटिव लॉ, जिसे साहचर्य नियम कहते हैं, जिसमें a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट बंद इजुकल टू, हम कैसे लिख सकते हैं इसे, a प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल में इस तरह से भी हम उसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कोई और हमें चेंज करने की आवश्यकता होती है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव में a प्लस ए इंटू बी, उसमें इंटू और प्लस दोनों आ जाएंगे तो हम उसे a इंटू बी कर देंगे, प्लस प्लस का साइन हो जाएगा, फिर a इंटू सी कर देंगे। वैसे यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इंटू सी, a इंटू सी कर देंगे, फिर b इंटू सी कर देंगे प्लस में लगा करके। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लस माइनस गुणा भाग जो भी होते हैं वो है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये और बचा है थोड़ा सा, इसमें देख लेते हैं क्या है। फिर कैंसिल, ये है कैंसिलेशन। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ है, यानी कि निरसन लॉ है, जिसमें a प्लस बी को हम b प्लस सी लिख सकते हैं जब a इक्वल टू बी होता है, तो a इंटू सी को b इंटू सी लिख सकते हैं जब a इक्वल टू बी होता है, a नॉट इक्वल टू जीरो हो। जब a जीरो के इक्वल नहीं हो तो a इक्वल टू बी हो तो हम a सी को b सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि a b के इक्वल है तो a की जगह पर b रख लो, बात वही है। जब a प्लस सी है तो a इक्वल टू b है तो a की जगह पर b रख लो, बात वही सेम है। ठीक है, तो ये निरसन लॉ कहते हैं इसे, कैंसिलेशन लॉ। फिर होता है गुणन के लिए नियम, क्या है, a इंटू बी को हम a भी लिख सकते हैं, a इंटू माइनस बी को हम माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये माइनस है ना, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है, जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ a भी आया है, प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस को हमने यहाँ लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है, आप समझ जाना। अगर माइनस है दिखाया गया है तो माइनस है, अगर कुछ नहीं दिखाया गया है तो प्लस है। ठीक है, माइनस a इंटू प्लस बी का मतलब है कि माइनस ए बी है। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, इसे हम बृहत स्फुट और सिद्धांत कहते हैं, बृहत स्फुट सिद्धांत। ठीक है, तो आज हमने देखा कि 11 की विभाज्यता का क्या नियम है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि 2 अंकों की संख्याओं को पलटने के बाद संख्या बढ़ जाती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 11a प्लस बी अपॉन में 2 है, फिर घट जाती है तो 11a माइनस बी अपॉन में 2 है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई संख्या है और उसके बीच अंकों का अंतर निकालना है तो x माइनस एक्स अपॉन में 9 है। ठीक है, फिर अगर हमें वही अंकों का योग निकालना है तो x अपॉन में 11 है। फिर हमने उसके बाद देखा था यहाँ पर कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। जो भी हमें क्वेश्चन में निकालना होता है इसे उधर उधर करके माइनस प्लस करके हम क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। फिर कैंसिलेशन लॉ देखा था, a प्लस बी ए इंटू बी, ये मतलब ऐसे ही है ये तो। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है, इससे आपको जो साइन होते हैं ना सिंबल, उनको समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है इनसे। ठीक है, तो a प्लस बी ए इंटू बी, ए प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, a इंटू बी को b इंटू ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से खोलते हैं, इसको हम इस तरह से, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसिलेशन लॉ, a प्लस बी प्लस सी कैसे हो गया, क्योंकि a b के इक्वल था। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू सी कैसे हो गया, क्योंकि a b के इक्वल था। फिर गुणन के नियम होते हैं ये, इसे हम बृहत स्फुट नियम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में बता देना। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।